निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको किस रूप में व्यक्त करना है, हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो करते हैं हम शुरू। क्या करना है, 140 का करना है। तो हम क्या करेंगे, 140 का एलसीएम लेंगे, 140। ठीक है, 140 का एलसीएम लेंगे, 2 से लगाएंगे भाग, कितनी बार जाएगा ये, 2 से जाएगा 70 बार, फिर 2 से लगाएंगे 35 बार। अब 35 आ गया, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे लगाएंगे, 5 से जाएगा, 5 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। तो क्या हो गया, 140 को हम लिख सकते हैं, इसके टुकड़े क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 140 को कैसे, 2 कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से 156 के लिए करेंगे, तो करते हैं 156 लगाएंगे 2 से कितनी बार जाएगा ये, 78 बार, फिर 2 से लगाएंगे कितनी बार, 39, फिर 3 से लगाएंगे कितनी बार, 13 बार, और 13 से लग जाएगा फिर 1 बार। तो 156 को लिख सकते हैं कैसे, 2 कितनी बार है, 2, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसके बाद है 3825 के लिए करेंगे हम। इसमें लगाएंगे, पहले 3 से चल जाएगा, ये कितना आएगा, 1275, फिर 3 से लगाएंगे 4 बार, 2 बार, और ये 5 बार, 425, फिर लगाएंगे 5 से कितनी बार जाएगा ये, 85 बार, फिर लगाएंगे कैसे, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 17 बार, फिर 17 से लगाएंगे 1 बार। तो इसको लिख सकते हैं 3825 को कैसे, 3 की घात 2 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात भी 2 इंटू 17। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे 5005 के लिए। तो करते हैं 5005 के लिए, लगाएंगे भाग, 5 का लगाएंगे कितनी बार, 1000, 1 बार जाएगा, फिर लगाएंगे आगे हम भाग, फिर लगाते हैं, अब कहेगा 7 का चल जाएगा क्योंकि 5 का जाएगा नहीं, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, फिर लगाएंगे 7, 13 से लग जाएगा, अब 13 से चल जाएगा ये कितनी बार, 11 बार, फिर 11 से 1 बार। तो इसके टुकड़े हो गए क्या, 5005 के टुकड़े हो गए, क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब करेंगे 7429 के लिए। तो करते हैं 7429। अब इसमें लगाएंगे हम, सबसे पहले इसमें 17 का जाएगा, 437 बार, फिर लगाएंगे 19 का जाएगा 23 बार, और 23 का 1 बार। ये हमें लगा करके देखने पड़ेंगे, तभी जा कर के ये आएगा। तो हम पहले इसमें लगाते जाएंगे, पहले सबसे पहले 2 का लगाते हैं, फिर लगाते हैं 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर लगाते हैं किसका, 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का। मतलब कि अभाज्य संख्याएं जो होती है उन्हीं से लगाते हैं भाग। ठीक है, और किसी से भी नहीं लगाते। ठीक है, इसलिए ये आया। तो इसको कैसे लिखते सकते हैं, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में 17 इंटू 19 इंटू 23। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 का करेंगे, 26 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13, और 91 का करेंगे, तो 91, 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 इंटू 13। अब इसमें से जो कॉमन आ जाए वही क्या है, HCF, दोनों में मिल जाए वही क्या है, HCF। तो HCF का मान क्या हो गया, HCF तो हो गया 13, और LCM निकालेंगे हम। तो LCM दोनों में से 1 बार लेना है। ठीक है, तो ये कितना है, 2 1 बार है, 7 भी 1 बार है, और 13 आ गया, तो कितना आ गया इसका, 182। अब हमें करना है इसको चेक, कैसे करना है चेक, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का क्या है, गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कितनी है, 26 इंटू 91, और HCF कितना है हमारा 13, LCM कितना है 182 बराबर 26 इंटू 91। अब दोनों को गुणा करेंगे हम, तो करते हैं गुणा। गुणा करने पे क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा
2366 बराबर 2366, यानी कि LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर हो गए। अब 510 और 92 के लिए करेंगे इसी तरह से। तो 510 के करेंगे पहले गुणनखंड, तो करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, वही एलसीएम लेकर के कर सकते हैं अपन, तो ऐसे टुकड़े कर लेंगे। फिर 92 के करेंगे, 92 के करेंगे तो कितना 2 इंटू 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 इंटू 23 करेंगे तो कितना हो गया 92 आ जाएगा। तो HCF निकालेंगे हम एलसीएम और एलसीएम भी निकालेंगे हम। तो HCF कितना हो जाएगा जो दोनों में कॉमन आए, दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, दोनों में ओनली 2 ही कॉमन आ रहा है, तो HCF तो हो जाएगा इसका 2। अब एलसीएम दोनों में से एक लेंगे तो 2, ठीक है आ गया। फिर दोनों में से एक लेंगे तो 2, मतलब कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 हो तो 1 लेंगे। अब इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम करेंगे अपन तो 23,460। अब इसके बाद अपन इसको क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। तो सत्यापित करना है तो क्या है, HCF इंटू एलसीएम बराबर संख्या क्या थी हमारी 510 इंटू 92, तो HCF कितना है 2 और एलसीएम कितना है अपना 23,460 इंटू संख्या कितनी है 510 इंटू 92। जब इनको गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 46,920, ये भी कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, ठीक है। इसमें है थर्ड 336 और 54 का करना है, तो 336 के गुणनखंड करेंगे हम तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के करेंगे तो 54 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 2 तिया 6 और 6 नाम का 54, यानी कि 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया अपना 54 का, और 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54। तो अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो निकाल लेंगे अपन, फिर HCF निकालेंगे, तो HCF और LCM, ठीक है। HCF निकालने के लिए कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन आ गया, ठीक है, इधर से एक 3 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 कॉमन आ गया हमारा, तो HCF कितना हो जाएगा 6। एलसीएम एक तो ये 2, ठीक है, दूसरा ये वाला 2, तीसरा ये वाला 2 और चौथा ये वाला 2, और एक ये वाला 3, दूसरा ये वाला 3, तीसरा ये वाला 3 और एक 7। तो जब अपन इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3024। एलसीएम कितना जाएगा 3024। अब अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, तो एलसीएम कितना है 3024 इंटू HCF कितना है 6 बराबर संख्या कितनी है 336 इंटू 54। इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 18,144, और इसको भी गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 18,144। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, क्या हो जाएगा LHS RHS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका, जिसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करने। इनके क्या करने हैं, HCF और LCM ज्ञात करने हैं अपन को। तो 12 का निकालेंगे, 12 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 का 3 इंटू 5, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 21 का कितना होगा, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखो, एक ये 3 आ रहा है बस ओनली, तो HCF तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। अब LCM निकालेंगे अपन, LCM, तो LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM देखो एक तो ये 2 आ गया, ठीक है, एक ये वाला 2 आ गया, फिर उसके बाद एक ये 3 आ जाएगा, एक 5 और एक 7। तो जब इसको गुणा करेंगे अपन, तो गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना 420। अब उसके बाद इसका निकालेंगे 17, तो 17 का तो कितना हो जाएगा 17 एकम 17, 23 का तो 23 एकम 23, ठीक है, 29 का 29 एकम 29। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है बस, तो HCF तो हो जाएगा 1, और LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो कितना होगा, जब इन सारों को गुणा करेंगे अपन तो कितना जाएगा 11,339 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ये करेंगे हम,
तो 8 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 का निकालेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया। 25 के लिए निकालेंगे तो कितना 5 इंटू 5। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF क्या आ जाता है 1 आ जाता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF कितना आ जाता है 1 आ जाता है। अब LCM निकालेंगे हम। LCM क्या हो जाएगा, एक तो ये 2 आ जाएगा, फिर ये दूसरा 2 आ जाएगा, फिर ये तीसरा 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद एक 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 5 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। जब अपन इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो अब हमारे याद है हमारे को दोनों संख्या क्या है, एक तो है 306 इंटू 657, ठीक है। HCF कितना दे रखा है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM इधर रह जाएगा और बाकी सब उधर चल जाएगा। 306 इंटू 657, ठीक है, और ये गुणा में है तो काय में चल जाएगा भाग में, तो LCM का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये काट लेते हैं हम, ये कट जाएगा कितनी बार 3 के पहाड़े से, ये 1 0 2 102, फिर 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये कितनी बार 34 बार, और 34 को इससे गुणा करेंगे तो 34 इंटू 657। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। LCM कितना आ जाएगा हमारे पास 22,338। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें बताना है। तो अगर संख्या क्या है 6 की पावर n है और वो 0 पर समाप्त होती है तब उसे 5 से विभाजित होना होगा, ठीक है, यानी कि 5 से भाग जाएगी वो। अगर 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड संख्या है और अभाज्य क्या हो जाएगा 5 रखेंगे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 रखेंगे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि 6 की घात n इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात n, ठीक है, और 2 की घात n इंटू 3 की घात n। जब इसको खोलेंगे तो ये n इस पर भी लगेगी घात और इसकी भी घात है ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात n और 3 की घात n, इसलिए 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 रखता है, ठीक है, क्या रखता है 2। अब जब भी 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का से यह पता चलता है कि 6 की घात n के गुणनखंड में कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब कि इसके अलावा और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है इसमें, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इसको जब हम गुणा करके इसमें 5 जोड़ेंगे तो भाज्य संख्याएं क्यों है, ये क्यों है भाज्य संख्याएं, क्योंकि हम जो अंकगणित की आधारभूत से हम ये जानते हैं कि जो प्रत्येक भाज्य संख्याएं होती है वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिखा है, इसलिए ये क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है भाज्य संख्या है, ये क्या है भाज्य यानी कि सबसे भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदानों के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वो जब चक्कर लगाएंगे तो दोबारा वापस कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें कितने मिनट दे रखे हैं, एक तो दे रखे 18 मिनट और दूसरा दे रखा है 12 मिनट। तो हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कर देते हैं। 18 का क्या करेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। उसके बाद हमें करना है 12 का, तो 12 का 2 इंटू 2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ये पता लगाना है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा LCM लेना पड़ेगा, हमें क्या करेंगे LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM निकालेंगे हम, तो LCM, और अगर वो पूछते कि अगर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे HCF निकालेंगे, लेकिन वो बोल रहा है एक ही वापस कब मिलेंगे कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे इसका LCM निकालेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, एक ऊपर का 3 आ गया, ठीक है, एक नीचे का ये 2 आ गया, और एक इन दोनों में से एक ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक ले लिया हमने, फिर ठीक है। यहाँ पर एक ही 3 है तो 3 आएगा, यहाँ पे एक ही 2 है इसलिए 2 आएगा, और ये इन दोनों में से एक 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 तिया कितना हो गया? 12 तिया हो गया 36। यानी कि वो दोनों कब मिलेंगे? वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। वो कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये सिद्ध करेंगे। तो हम मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे? इसका उल्टा मानेंगे, और फिर ये लास्ट में जाकर के क्या होगा? गलत साबित होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने माना क्या? √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम क्या कर सकते हैं? √5 को किस रूप में लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b भाज्य संख्या है, और b का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका √ हटाना है हमें। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो कला तो ये क्या होगा? 5 बराबर इसका वर्ग क्या होगा? a², और b का वर्ग क्या होगा? b², ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इस 5 को तो इधर भेजेंगे और इस b को इधर भेज देंगे, लेकिन पहले हम इस b को भेज देते हैं। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 5b² हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? a² बटा 5, ये 5 इधर लेके आ जाएंगे, बराबर b²। इसका मतलब क्या है कि a² 5 से विभाजित है, ठीक है। अतः अगर a² 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब मान लेंगे a बराबर 5 के, इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, क्या है समीकरण नंबर 1? ये एक ही जगह पे क्या रखेंगे? 5 के, तो 5 के का स्क्वायर बराबर कितना है? 5b², ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और k का स्क्वायर k² बराबर 5b²। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार, तो 5k² बराबर b², ठीक है। k² बराबर b² बटा 5। इसका मतलब क्या है कि b² 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। अब b भी क्या है? 5 से विभाजित, अतः हम कह सकते हैं, अतः 5 a तथा b दोनों से विभाजित है, ठीक है, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। इसलिए
अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये केवल a से ही भाग में जाता, b से भाग नहीं जाता इसमें। इसलिए ये क्या है, जो हमने माना था कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत हो गया। अतः गलत हो गया तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, फिर लास्ट में जाकर के ये गलत हो जाएगा और फिर हम बोल सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको उल्टा सिद्ध करना पड़ता है। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 कैसे 1/b के रूप में हो सकता है, जहां क्योंकि परिमेय संख्या है ना, तो a/b के रूप में होगा, जहां a तथा b भाज्य संख्या है और b का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब ये है तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर क्या है, a/b है। ठीक है, अब ये 3 को उधर भेज देंगे अपन, ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b माइनस 3। ठीक है, अब ये 2 गुणा में है, उधर भेज देंगे तो भाग में जाएगा, अंडर रूट 5 बराबर क्योंकि भाग में भेजेंगे तो दोनों के भाग में आएगा ये। ठीक है, तो 2b माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a/2b माइनस 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा a व b भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या है ना, इसलिए क्या हुआ, अंडर रूट 5 जो कि इसके बराबर है। ठीक है, किस समीकरण से, इस समीकरण से, क्योंकि अंडर रूट 5 इनके बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, ठीक है, किसके अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहां लिख देता हूं, जो कि हमारा मानना विरोधाभास है। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखना क्या करा हमने क्या करा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को a/b के रूप में लिखा। ठीक है, जहां पर a तथा b भाज्य संख्या है और b का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये 3 को उधर भेज दिया तो ये माइनस का 3 हो गया। 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b माइनस 3। ठीक है, अब इस 2 को भी उधर भेज दिया, अब ये 2 जाएगा तो दोनों तरफ भाग में जाएगा, तो दोनों तरफ भाग में लगा दिया। ठीक है, अब ये अंडर रूट 5 इसके बराबर है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, ये क्या है,
अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और ये बराबर है किसके, इसके। जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी, यही लिखा है हमने। तो समीकरण 1 के अनुसार अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि गलत है क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना क्या है, विरोधाभास यहाँ की गलत है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये है। तो हम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/2 को हम लिख सकते हैं किसके रूप में, 1/√2 को a/b के रूप में, जहां a तथा b क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये a/b किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट में 2 है तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, √2/√2। तो ये a/b किसके बराबर हो जाएगा, √2 को 1 से करेंगे तो √2, और नीचे √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो बटे में 2 है इसको भेज देंगे इधर, क्या हो जाएगा, 2a/b बराबर किसके, √2 के। ठीक है, अब हमें याद है क्या, 2a/b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, क्योंकि अगर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्या है, हम मानेंगे क्या, 7/5 माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिखेंगे हम, तो 7/5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, जहां a तथा b क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तथा b का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, √5 बराबर a/b, ये 7 का ही चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, a/7b एक, ये हो गई समीकरण नंबर 1। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब ये अगर ये तो परिमेय संख्या हो गई और ये अपरिमेय संख्या हो गई, तो ये कैसे बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए हमारा मानना गलत है। और जब हमारा मानना गलत हो गया कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया, तो इसका मतलब 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, इसी तरह से अब अपन करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है, 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। सब में सबसे पहले परिमेय संख्या मानना है, उसको a बटा b के रूप में लिखना है, b को 0 के बराबर नहीं करना है, और फिर यहाँ पर देखना है कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं किसको, a बटा b के रूप में, जहां a तथा b एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या है, तथा b 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a बटा b माइनस 6, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। अब ये क्या है, ये संख्या क्या है, ये होगी समीकरण नंबर 1। तो a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, a बटा b के रूप में है, और a और b क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब ये तो परिमेय हो गई और ये अपरिमेय हो गई, तो ये बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।